हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज हम सभी लोग जो चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड, वो सीटेट के प्रीवियस ईयर 2014 के पेपर पर हम लोग चर्चा करने वाले फ्रेंड। यहाँ से जो प्रश्न आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे और भविष्य में जो प्रश्न इनसे बन सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार आपका ये सीरीज हो सकता है और आपको निश्चित तौर से आगामी सीटी की परीक्षा में यहाँ से निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। बी कह रहा है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। सी कह रहा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण का उपलब्ध कराना। और डी कह रहा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। जी हाँ फ्रेंड, संज्ञानात्मक विकास के रिलेटेड कौन सा यहाँ पर सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। कहने का मतलब संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए अपने अपने आंसर कमेंट करने हैं फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए ध्यान से आप अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो चारों विकल्प में से जो सही है वह आपको आसानी से पता चल जाए। कहने का मतलब फ्रेंड ये है, देखिए संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है। कहने का मतलब ये है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना ही संज्ञानात्मक विकास को और भी अच्छे तरीके से बढ़ाता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास से फ्रेंड परीक्षाओं में निरंतर तौर से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे थे और हर वर्ष में यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग 99% तय होता है। इस टॉपिक को आप मोस्टली 99% तैयार करेंगे क्योंकि यहाँ से आगामी परीक्षा में निश्चित तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास है भैया, तो मानव विकास है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकिन आप रट लीजिएगा कि 99% चांस है इस क्वेश्चन के फिर आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है। तो जो मानव का विकास है फ्रेंड वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कहने का मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानव का जो विकास है फ्रेंड वह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक ही होता है। जी हाँ, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवंशिकी वातावरण से, व्यवहार्य वातावरण से, वातावरण जीव विज्ञान से और वातावरण पालन पोषण से। देखिए फ्रेंड, बड़ा ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसका सही जवाब बिल्कुल आंसर कमेंट कर पाएंगे कि कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम एक बालक के विकास में जिन 2 तत्वों को महत्व देते हैं उनसे ही संबंधित विवाद है आपका प्रकृति पोषण विवाद। यदि आप उन 2 तत्वों को जानते होंगे तो निश्चित तौर पर आपके जवाब जो है बिल्कुल सही होंगे। कमेंट आने शुरू हो गए हैं, कमेंट आने शुरू हो गए हैं। सभी साथियों के जवाब लगभग सही आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि भैया एक बालक के विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम का एक अंतःक्रिया होती है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक बालक का विकास होता है और उसी से संबंधित जो विवाद होता है, मतलब उसी में के विकास में जो निम्नता होती है, जो विवाद होता है, उसी को प्रकृति पोषण विवाद का नाम दिया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर। एक कमेंट करने वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। जी हाँ, निष्क्रिय एजेंसी है स्वास्थ्य, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। आंसर कमेंट करेंगे कौन सा सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। देखिए भैया, स्वास्थ्य सामाजिकरण में योगदान करता है, परिवार सामाजिकरण में योगदान करता है, इको क्लब मतलब जहाँ लोगों का जुड़ाव रहता है, जहाँ पर बालक एक दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसको जहाँ पर उसकी सामाजिकता विकसित होती है वहाँ उसका क्या है, वह सारी आपके सामाजिकरण की एजेंसी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में किसी प्रकार का सामाजिकरण का विकास नहीं होगा। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, वाइगोस्की। जी हाँ फ्रेंड, वाइगोस्की का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पासवर्ड आना चाहिए सामाजिक। जैसे ही वाइगोस्की दिखें आपके दिमाग में तुरंत पासवर्ड आना चाहिए कि वाइगोस्की का मतलब सामाजिक। तो आप बात करते हैं वाइगोस्की सिद्धांत में मानव विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं की उपेक्षा करता है। देखिए उपेक्षा करता है मतलब इसको छोड़कर, मतलब उपेक्षा का मतलब हो जाएगा फ्रेंड कि इसकी बात नहीं करता है। सामाजिक की बात तो करता है, ठीक है।
सांस्कृतिक की भी बात करता है और भाषा की भी बात करता है। आप सभी को पता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में सर्वप्रथम भाषा आती है, तत्पश्चात विचार उत्पन्न होते हैं। और सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, इनके सिद्धांत की बात है तो जैविक की उपेक्षा की गई है, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, काफ़ी अच्छे आंसर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे आंसर आ रहे हैं इसके, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला, एक वर्ष तक शिशु का जब आँख कान हाथों, एक वर्ष तक जब शिशु आँख कान नाक हाथों से सोचते हैं तो वे निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। अरे भैया, जब ये देखिए आ गए हैं जीन पियाजे, इसका जो पासवर्ड है फ्रेंड वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे के अवस्था विभाजन से आप मान चलिए कि परीक्षा में 2 से 3 अंक जो है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। यदि आपने जीन पियाजे की तो तैयार कर लिया तो आपने परीक्षा के लिए 3 से 4 अंक तैयार कर लिए हैं। पूछा जा रहा है कि जब शिशु आँख नाक कान, मतलब कहने का मतलब यदि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कहूँ तो जब बालक इंद्रियों के द्वारा सोचते हैं, विचारते हैं, किसी कार्य को करते हैं तो वह इंद्रिय जनित या इंद्रियगामक स्तर होता है, जिसकी आयु सीमा होती है 0 से 2 वर्ष। इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग सही हैं। आगे, रिया कक्षा में पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या फ्रेंड, रिया जो कक्षा में पिकनिक करनी हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के किसके संबंधित है। विस्मांग नैतिकता से संबंधित है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से संबंधित है, प्रतिक्रिया से संबंधित है, या सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। आंसर कमेंट करें फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, विस्मांग नैतिकता की बात तो हो नहीं रही है, संज्ञानात्मक परिपक्वता तो है नहीं यहाँ पर, कहने का मतलब फ्रेंड किसी प्रकार के संज्ञान की बात तो हो नहीं रही है। और प्रतिक्रिया मतलब किसी भी, जैसे कोई कार्य के प्रति जो हम अपना फीडबैक देते हैं तो उसको प्रतिक्रिया करते हैं, तो कोई कार्य यहाँ पर है नहीं। बात है विचारों की स्वतंत्रता की, तो यहाँ पर बात हो जाएगी फ्रेंड सहयोग की नैतिकता की, कि यहाँ पर रिया और ऋषभ की जो नैतिकता है वह एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड सहयोग की नैतिकता का अभाव दिख रहा है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कि वे कह रहे हैं, वे चाहते हैं कि एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके, इस पिकनिक के प्लान को सफल बनाया जा सके। अगला, देखिए फ्रेंड, पिछले सेट में भी हमने इसको सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन फिर आपसे आ गया है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो है बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत एक रूप है। एक रूप कौन सा है। व्यवहारिक बुद्धि है, प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधनपूर्ण बुद्धि है, तो गणितीय बुद्धि है। तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है, आप सभी को पता है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया भी था कि 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा करते हैं ये। तो जिसमें पहला बुद्धि होता है आपका, पहली जो बुद्धि है उसका नाम है संदर्भात्मक बुद्धि, या जिसे हम व्यवहारिक बुद्धि की भी संज्ञा देते हैं, तो विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड और स्पीयरमैन तथा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो आप सभी को पता है फ्रेंड कि सन 1905 में बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण अल्फ्रेड बिने तथा उनके सहयोगी साइमन ने किया है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, 1905 में बुद्धि का प्रथम परीक्षण अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी साइमन के द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किसके क्षमता पर संबंधित है। ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना था उससे हेरफेर करना, सही धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। या फ्रेंड, बात हो रही है कि ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर कमेंट करिएगा फटाफट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ध्वनि संबंधित जो जागरूकता होती है
उसका संबंध ध्वनि संरचना पर चिंतन करना तथा उसमें हेर करने से संबंधित है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर। ये कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग सही हैं। आगे बढ़ेंगे। कक्षा में जेंडर विभेद किस बात को दर्शाता है? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हसनोमुखी प्रयास तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी कह रहे हैं पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और डी कह रहे हैं कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। कक्षा में जेंडर या लिंग विभेद का सही विकल्प यहाँ पर कौन सा है जो इस बात को अच्छी तरीके से बता रहा है कि किसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, विकल्प कमेंट करिए फ्रेंड, जल्दी आंसर कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करिए। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी साथी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, जी हाँ, आंसर सभी लोगों ने कमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। जी हाँ, जो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा विकल्प नंबर बी कि शिक्षार्थियों की हसनोमुखी निष्पादन का जो कारण बन सकता है। जेंडर इक्वलिटी कहने का मतलब फ्रेंड कि उनमें अगर कक्षा में भेदभाव या जेंडर लैंगिक पूर्वाग्रह का अगर विचारधारा है तो उससे क्या होगी, कक्षा के जो अधिगम का जो स्तर है उसमें भारी गिरावट होगी। कहने का मतलब फ्रेंड कि उसका जो विकास किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होगा। इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की एक शैली का उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संघर्षी। आंसर कमेंट करके इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सीखने संबंधित शैली का जवाब भाई बिल्कुल सिंपल सा है कि मतलब विजुअल। जी हाँ, यदि इसको हम लिखें तो चाक्षुष इसका बिल्कुल सही जवाब है। मतलब सीखने की शैली का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो जो अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूँ तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। विजुअल इज द राइट आंसर। विजुअल इसका बिल्कुल सही जवाब है। और शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की 7 शैलियाँ फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान की सीखने की 7 शैलियाँ हैं जिसमें एक चाक्षुष भी है, आपका विजुअल भी है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। आगे फ्रेंड, एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या प्रदर्शित कर रहा है या कर रही है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने के समय का आकलन। बताइए भैया वह शिक्षक कौन से गुण को प्रदर्शित कर रहा है? तो जाहिर सी बात है भैया वह शिक्षक क्या कर रहा है भाई, आप सभी को पता है कि वह शिक्षक क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाया कितना प्रभावशाली है, इस वस्तु का वह आकलन कर रहा है। इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है फ्रेंड। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो सीखने संबंधित आकलन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, आपको निश्चित तौर से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड, चलिए विकल्प नंबर, जी हाँ विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ होता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रत्येक विषय में परियोजना का कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। और डी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो भैया फ्रेंड विकल्प नंबर जो डी है वह इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है कि कहने का मतलब फ्रेंड कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड कि विद्यालय आधारित आकलन का मतलब होता है, यहाँ विद्यालय आधारित आकलन का मतलब हो जाएगा कि समस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालय में, जितने भी आवश्यक सहायक सामग्री है जिनके माध्यम से विद्यालय का संचालन होता है, उन सभी के लिए स्वामित्व की भावना बढ़ जाती है। तो विकल्प नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ग्रेड अंकों से कैसे अलग रहते हैं? जी, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत वाले, समस्या समाधान वाले। बताए फ्रेंड ग्रेड अंकों से किस प्रकार से अलग हैं? आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है।
तो देखिए फ्रेंड, ग्रेड जो है वह अंकों से विश्लेषणात्मक आधार पर अलग है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बी द राइट आंसर। विश्लेषणात्मक आधार पर जो ग्रेड है वह अंकों से अलग हैं, इसलिए 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, छात्राएं गणित के सवाल को अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। और डी कह रहे हैं कि भाषिक और संघर्ष संबंधित अधिक क्षमताएं रखती हैं। बताइए फ्रेंड, छात्राओं के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है? आंसर कमेंट करेंगे फटाफट कि छात्राओं के बारे में आप यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह को यदि हटा देंगे तो आपका जवाब निश्चित तौर पर सही हो जाएगा। तो उसी को जो हटाएगा वैसा जवाब है आपका फ्रेंड कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। यही विकल्प यहाँ पर लैंगिक अवधारणा को छोड़कर, लैंगिक पूर्वाग्रह को छोड़कर बाकी सारे में लैंगिक अवधारणाएं दिखाई जा रही है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होता है, संबंधित होता है। शब्दों अक्षरों के क्रम पढ़ने, देखिए पठन संबंधित कठिनाई की बात हो रही है फ्रेंड। जैसे ही पठन संबंधित कठिनाई आपको दिखिए, पढ़ने में कठिनाई कहीं पर दिखिए, आप आंख मूंद कर डिसलेक्सिया ऑप्शन को टैग करिएगा, आंसर 99% में सही होगा। डिसलेक्सिया द राइट आंसर इसका भी है। पठन अक्षमता या पढ़ने में कठिनाई सभी के लिए विद्यालयों में सभी के लिए विद्यालयों में शिक्षा निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रचार करता है? तो भैया मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा की बात करता है, समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा की बात करता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में तो सोचना भी नहीं है और तुरंत आंसर कमेंट करना है। प्रवाहपूर्ण, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये सारे संबंधित तत्व किसके हैं? तो भैया ये सारे संबंधित तत्व अवसारी चिंतन के हैं, जिसका एक और नाम है फ्रेंड सृजनात्मकता, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। चलिए, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ साथ प्रतिभा से संबंधित तत्व है। आपका जी है, बिल्कुल विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने की आवश्यकता होती है। स्मरण पर आधारित, समझ पर आधारित, सृजन पर आधारित सृजन पर यहाँ पर सृजन होना चाहिए था, या विश्लेषण पर आधारित। तो भैया फ्रेंड, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनको सृजनात्मकता से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सृजनात्मकता के जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड, वे नवीनता को प्रदर्शित करते हैं, वे क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। आगे चलिए। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किसके परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण? आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कि निगमनात्मक गणित में हमारे, जी हाँ, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण द्वारा उचित तरीके से किया जाता है? आंसर कमेंट करें फ्रेंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण? इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कमेंट करें फ्रेंड। तो गणित में जो निर्योग्यता होती है, बिल्कुल फ्रेंड, विकल्प नंबर बी आंसर ज़्यादा आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, निदानात्मक परीक्षण राइट आंसर फ्रेंड, कि जब बच्चों के समस्याओं का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, जो कि गणित संबंधित निर्योग्यता के आकलन के लिए सबसे बेस्ट होता है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत चित्र निम्नलिखित में से के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण को, विशिष्ट विवरणों पर एकाग्रस्त केंद्रित करने पर, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता को तय करने पर, या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने पर?
देखिए फ्रेंड, बात हो रही है सिद्धांत चित्र की। तो जो सिद्धांत चित्र का सबसे बेहतर प्रयोग हम तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यताओं पर करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। निगमनात्मक तर्कणा शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या ज्ञान की सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, या अन्वेषणात्मक परख तथा स्वखोज परख संबंधित अशुद्धियाँ। कहने का मतलब फ्रेंड, जो निगमनात्मक तर्क होता है उसका मतलब होता है नियम से उदाहरण की तरफ। नियम से उदाहरण का मतलब हो जाएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा पर आधारित है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, निगमनात्मक तर्क की बात हो रही है फ्रेंड, डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है। जी हाँ, पहले व्यक्ति को हम नियम बताते हैं, तत्पश्चात हम क्या करते हैं, उसको विशिष्ट ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब सामान्य से आपका आगमन तर्क पर आधारित है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार, अरे भैया बिल्कुल सीखने का त्रुटि का सिद्धांत आ गया भैया। सीखने में त्रुटि के सिद्धांत की बात करते हैं, जहां पर त्रुटि दिखे पासवर्ड है एडवर्ड एल्थानराई का। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रवकरण, विचार करना, या सहानुभूति देना। तो बात हो रही है फ्रेंड्स संवेगात्मक बुद्धि को। तो संवेगात्मक बुद्धि में हम संवेगों को तवज्जो देंगे, तो यहाँ पर जो संवेग फ्रेंड सहानुभूति देना। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लगे हाथ आप लोग आंसर में कमेंट करिएगा कि संवेगात्मक बुद्धि को किसने दिया है। आंसर कमेंट करिएगा फटाफट कि संवेगात्मक बुद्धि को देने वाले का प्रतिपादक का नाम क्या है। फटाफट आंसर में छाप दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। आगे, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए एक बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है। प्रेरणा, अध्ययनवसाय, संवेग, या वचनबद्धता। बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है कि व्यवहार परक की प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। बिल्कुल फ्रेंड, उसे हम अभिप्रेरणा कहेंगे। आंतरिक बल का मतलब फ्रेंड, अप्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। जब व्यक्ति अंदर से मोटिवेट होता है तो उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, और जब व्यक्ति बाह्य उद्दीपक के प्रति प्रेरित होता है तो उसे हम बाह्य प्रेरणा कहेंगे। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सही आ रहा फ्रेंड, हमने जो पूछा था प्रश्न उसका जवाब बिल्कुल सही है। डेनियल गोलमैन इज द राइट आंसर। डेनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि के जनक के तौर पर जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, या उत्पीड़न। बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ फ्रेंड, कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा के साथ साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है फ्रेंड आवश्यकता को। नीड आवश्यकता की जननी होती है फ्रेंड, अभिप्रेरणा की जननी होती है। कहने का मतलब जब व्यक्ति को आवश्यकता रहेगी तभी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होगा। आवश्यकता से तात्पर्य होता है किसी चीज़ की कमी या अति की व्यवस्था से। कमी की अति जब मतलब जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वह बुरा होता है, जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति के लिए सीखने का अवसर उत्पन्न करता है। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किसके अतिरिक्त प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं? प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, या सुरक्षा उन्मुखी। तो फ्रेंड देखिए, भावनाओं जो सूचनाएं होती हैं, भावनाओं जो प्रेरणाएं होती हैं, वह अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की अवस्था को पहुंचने तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, या माता पिता की ओर से दबाव। तो कौन सा कह रहे हैं अधिगम का जो सकारात्मक कारक है वो प्रभावित करता है? तो भैया फ्रेंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसके जवाब सभी साथियों के बिल्कुल सही होने चाहिए। अरे भाई, अधिगम का सकारात्मक कारक है अर्थपूर्ण संबंध। अर्थपूर्ण संबंध से तात्पर्य फ्रेंड, कहने का मतलब फ्रेंड होता है कि कक्षा में विद्यार्थियों का आपस में जो सहयोग होता है वही अधिगम का
अर्थपूर्ण संबंध होता है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। तो ये था आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।